नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम शिक्षा मनोविज्ञान में यानी शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र व उपयोगिता जो हमारा टॉपिक था, इसके अंदर एक वीडियो पार्ट यानी एक क्लास हम लोग कर चुके हैं और उसके बाद में आज हमारा ये वीडियो पार्ट सेकंड रहेगा यानी सेकंड क्लास रहेगी। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या बात की थी। शिक्षा और मनोविज्ञान इन दोनों को अलग अलग करके है जो कि समझने की हमें कोशिश कर रहे थे, जिसमें शिक्षा के बारे में हम लोगों ने कई सारी जो परिभाषाएं दी है विद्वानों ने वो बात की थी और शिक्षा का अर्थ होता क्या है उसके बारे में बात की थी। और अब आज हम क्या करते हैं और शिक्षा जो किन किन प्रकार के अंदर, किन किन भागों के अंदर या फिर क्या शिक्षा की जो प्रकृति है, शिक्षा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, किस शिक्षा के अंदर क्या होता है, ठीक है ना। ये बातें हम लोगों ने की थी, किस प्रकार से जो प्रश्न बन सकते हैं और हम उससे अकॉर्डिंग से प्रश्न लेकर के चलेंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जो प्रश्न आए हैं पीछे गत वर्षों के अंदर या फिर जिस प्रकार से आने की संभावना है, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग है जो कि सेशन आप सभी के लिए बनाते हैं, ठीक है। और 3 शिक्षा की बात की थी हम लोगों ने, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी है ना औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा और एक आपकी है जो कि निरौपचारिक शिक्षा। इन तीनों के बारे में बात की थी, एग्जाम्पल भी हम लोगों ने अच्छे से लिया था और मैं आशा करता हूँ सारा कुछ आपको है जो कि पूरी क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार का कोई डाउट था तो आप कमेंट में बता देना। चलिए आज हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, यानी शिक्षा के बारे में समझ लिया और आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान दोनों को अलग अलग करके है जो कि समझने की कोशिश कर रहे थे। चलो साथ साथ ही नोट्स से बनाते रहना। ठीक है, चलो हेडिंग लगाओ, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। मनोविज्ञान अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। यानी एक विद्वान है जिसने कहा है कि मनोविज्ञान का जो अतीत है वो बहुत बड़ा है, प्राचीन है, बल्कि हम बात कर सकते हैं परंतु इसका इतिहास बहुत छोटा होता है। इसका इतिहास बहुत छोटा है। अब चलो बात करते हैं। एबिंगहॉस ने ये कहा है, एक बार समझने की कोशिश करें। एबिंगहॉस उसने कहा है कि मनोविज्ञान का अतीत क्या है, बहुत बड़ा है। अतीत बहुत बड़ा है, प्राचीन है, बल्कि बड़ा है, प्राचीन है, लेकिन इसका इतिहास बहुत छोटा है। इतिहास बहुत छोटा है। यानी इतिहास क्या होता है, आपको पता है इतिहास क्या होता है कि जो भी घटनाएं जो क्रमबद्धता रूप से चलती रहती है वह इतिहास कहलाता है। तो इतिहास के रूप में बात करें तो मनोविज्ञान बहुत छोटा है। मनोविज्ञान का इतिहास तो बहुत छोटा है, क्रम के हिसाब से बात करें तो बहुत छोटा है, बल्कि मनोविज्ञान अपने आप में बात करें तो इसका जो अतीत है वो बहुत बड़ा है, बल्कि प्राचीन भी माना जाता है। समझ में आ रहा है? ये हम कह सकते हैं बहुत शानदार एक लाइन है और ये प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं आपके कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत बड़ा है, प्राचीन है, परंतु इसका इतिहास बहुत छोटा है। अब वहाँ पे आपको पूछ सकते हैं कि ये परिभाषा किसने दी, तो ये किसके द्वारा कहा गया है, एबिंगहॉस के द्वारा कहा गया है। ठीक है, और फिर बात करते हैं कि मनोविज्ञान जो किस विषय का एक पार्ट माना जाता है, किस विषय का भाग माना जाता है, किस विषय से अलग किया गया है, तो दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी। चलो बात करते हैं, समझने की कोशिश करें। मनोविज्ञान का उदय या फिर प्रारंभ ये कहां से माना जाता है, किस विषय से माना जाता है, तो ये दर्शन शास्त्र से माना जाता है। अब बात की जाए, पूछ ले कि मनोविज्ञान का उदय
या हम कह सकते हैं प्रारंभ किस विषय से माना जाता है? विषय से माना जाता है भाई, तो ये माना जाता है दर्शन शास्त्र। किससे माना जाता है? दर्शन शास्त्र विषय से, यानी हम कह सकते हैं फिलोसॉफी। फिलोसॉफी से है जो कि मनोविज्ञान का उदय व प्रारंभ माना जाता है। तो ये आप अच्छे से इसको याद रखें। एक दो लाइन लिखते हैं, फिर इसको हम अलग अलग भाषा के रूप में इसको है जो कि समझने की कोशिश करते हैं। फिर एनसीईआरटी के अनुसार है जो कि मनोविज्ञान के कई सारे बिंदुओं के अंदर इसको परिभाषित भी किया है, वो भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसको एनसीईआरटी जो हम कह सकते हैं उसने मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रिया भी बताया है, और दूसरा भाग है जो कि अनुभव बताया है, और व्यवहार। अब इन सभी की परिभाषा हम बात करेंगे, सभी के बारे में अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि मानसिक क्रियाएं क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या शामिल है, या फिर हम कह सकते हैं अनुभव क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, इन सभी के बारे में अच्छे से बात करेंगे। अब एक लाइन लिखिए आप तो कि एबिंगहॉस के अनुसार मनोविज्ञान का अस्तित्व बहुत बड़ा है। लिखिए एबिंगहॉस के अनुसार, डेस करके लिखे, एबिंगहॉस के अनुसार मनोविज्ञान का अस्तित्व बहुत बड़ा है, परंतु बड़ा है, प्राचीन है, ऐसे पूरा लिखिए, बहुत बड़ा, प्राचीन है, बड़ा है, ऐसे लिख दीजिए, बहुत बड़ा है, अब लिखिए प्राचीन है, परंतु इसका इतिहास, किसका इतिहास? मनोविज्ञान का। परंतु मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। क्रमबद्धता के रूप में, इतिहास के रूप में बात करें तो ये बहुत छोटा है। मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से? और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है तो आप बता देना। ओके, तो उसके बाद में आगे बात करते हैं, यानी ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा है जो कि एबिंगहॉस ने दी है। किसने दी है? एबिंगहॉस ने। इसने कहा कि मनोविज्ञान का अस्तित्व बहुत बड़ा है, प्राचीन है, परंतु इसका कह सकते हैं इतिहास बहुत छोटा है। फिर एक लाइन लिखिए, दर्शन शास्त्र, है ना। मनोविज्ञान का उदय प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? दर्शन शास्त्र विषय से माना जाता है। एक लाइन और लिखिए इसमें, मनोविज्ञान का उदय, या हम कह सकते हैं उदय या प्रारंभ किससे माना जाता है? दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी विषय से माना जाता है, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के अनुसार कई सारी जो परिभाषाएं मनोविज्ञान की दी गई है उनके बारे में बात करें तो एक लाइन लिखिए कि एनसीईआरटी ने मनोविज्ञान को निम्नलिखित बिंदुओं के अनुसार, या फिर हम कह सकते हैं बिंदुओं के रूपों में है जो कि परिभाषित किया है। फिर मानसिक प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, अनुभव के बारे में जानेंगे, और हम कह सकते हैं जो कि व्यवहार के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक बार इतना लिखे और नेक्स्ट पेज में पूरा लिखते हैं, ताकि सारी परिभाषाएं वो तीन जो हम कह सकते हैं मानसिक प्रक्रिया, यानी प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि एनसीईआरटी के अनुसार मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं दी गई है, ठीक है, इनमें से कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? जो बिंदु बताई गई है, चलो लिख लिया होगा यहाँ तक,
लिखिए फटाफट से। चलो अब लिखिए, एक लाइन लिखिए, फिर समझने की कोशिश करें। NCERT समझ गए ना आप? NCERT किसकी बात कर रहे हो? NCERT के अनुसार, या फिर हम सीधा कुछ भी अपने अनुसार लिख सकते हैं कि NCERT ने मनोविज्ञान को निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में परिभाषित किया है। NCERT ने मनोविज्ञान को निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में क्या किया है? परिभाषित किया है, के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, अब लिखिए पहला, मानसिक क्रियाएं। क्या होती है मानसिक क्रियाएं? एक नंबर लगा के लिख सकते हैं, मानसिक क्रियाएं। मानसिक क्रियाएं। दूसरा क्या होगा? अनुभव। तीसरा क्या होगा? व्यवहार। अब आपका प्रश्न अगर आ जाए कि NCERT के अनुसार, NCERT क्या होगा? पहले मानसिक क्रियाएं होगा एक, और दूसरा होगा अनुभव, तीसरा होगा व्यवहार। ठीक है, तो ये परिभाषाएं तीन की किसने दी है? मनोविज्ञान की, ये दी है NCERT ने। तो पूछ सकते हैं कि NCERT के अनुसार इन परिभाषाओं में कौन सा एक बिंदु जो NCERT के द्वारा दी गई जो परिभाषाओं के अंदर शामिल नहीं है। एक चौथा कोई अन्य दे देंगे यहाँ पे, तो आपका है जो कि वो अलग हो जाएगा। तीनों का अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए इनके बारे में डेफिनेशन यानी एक एक को करके है जो कि परिभाषित करते हैं, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और एग्जाम्पल के माध्यम से सभी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मानसिक प्रक्रिया क्या होती है? जैसे कोई भी कार्य, मानसिक प्रक्रिया यानी किसी समस्या, जैसे किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, उसका समाधान करने की हम क्या करते हैं? अपने आप में कोशिश करते हैं, माइंड के अंदर उसमें सोच करते हैं कि भाई ये जो समस्या आई है, ये जो बाधा आई है, इसको हम किस प्रकार से इसका हल निकालते हैं, है ना। यानी किसी भी समस्या के समाधान के लिए जब हम प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण, चिंतन, तर्क या फिर स्मृति आदि का जो प्रयोग करते हैं, वही मानसिक प्रक्रिया कहलाती है। अब उदाहरण के माध्यम से बात करें, प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण, जैसे कोई दो चीज है सेम, ठीक है, जैसे ये फैन है, तो आप क्या करते हैं? जैसे किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही है या फिर कोई भी कार्य आपको करना है, कि जैसे फैन चलाना है, तो आप क्या करेंगे? जैसे सीलिंग फैन है, तो आप इन दोनों के बीच में विभेद करने की जो कोशिश करते हैं, ये वो कहाँ करते हैं? मानसिक प्रक्रिया जो होती है आपकी, मानसिक जो अनुक्रिया होती है आपके मन मस्तिष्क के अंदर जो चलती है। तो आप जैसे सीलिंग फैन और टेबल फैन, इन दोनों के बीच में क्या कर सकते हैं? आप एक अंतर भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद में प्रत्यक्षीकरण, जैसे ये बोर्ड है, इसको प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों ने है जो कि देख लिया कि भाई ये एक बोर्ड है, ठीक है, ये प्रत्यक्षीकरण हो गया। फिर आप क्या करते हैं? जैसे कि चिंतन होता है, तर्क होता है, स्मृति। जैसे चिंतन करते हैं, जैसे कि आपको कल कहीं जाना है या शादी में जाना है, ठीक है, मान लीजिए कल आपको किसी शादी में जाना है, तो आपके मन में ये नहीं होता कि भाई कल मैं कैसे जाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या करूंगा, और क्या मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए, और मैं उन पैसों का कहाँ पे प्रयोग करूंगा। ये क्या होता है? आपके मन में चिंतन जो होता है। तो ये मनोविज्ञान के जो हम कह सकते हैं निम्नलिखित बिंदु जो परिभाषित भाषा के रूप में यहाँ पे जो बताए गए, उसके अंदर ये शामिल है मानसिक प्रक्रिया के अंदर, ठीक है। तो ये चिंतन आप क्या करते हैं? नहीं करते क्या चिंतन? कि कल जो सर ने क्लास ली थी, वो हम लोगों ने रिविजन नहीं की है, और वापस ऑफलाइन क्लास में कल हम जाएंगे, नेक्स्ट डे टुमारो, है ना, तो वापस हम जाएंगे,
तो सर हमें वो प्रश्न पीछे जो कल की सेशन में जो क्लास ली गई है, यानी कल जो सेशन के अंदर जो पढ़ाया गया था वो वापस पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, वापस घर जाके रिवीजन नहीं किए हैं। तो ये क्या होता है, ये आपके मन में चिंतन होता है, समझ में आ रहा है। और तर्क, अब इसके लिए क्या करते हैं, आप कई सारे तर्क सोचते हैं कि सर ने कल क्लास ली और हम लोगों ने रिवीजन नहीं किया, नेक्स्ट डे हम जाएंगे तो सर पूछेंगे कि ये इसका हम कह सकते हैं प्रश्न उसी क्लास में से प्रश्न पूछेंगे जो पढ़ाया था, तो वो आपको नहीं आएंगे। तो ये आपने पहले चिंतन किया, फिर आप तर्क सोचेंगे कि सर को क्या बहाना बनाएंगे, कि सर को ये बताएंगे सर कल मेरा सर दर्द कर रहा था इसलिए मैं रिवीजन नहीं किया, कल मैं वहां चला गया था, कल पापा ने मुझे कोई काम बता दिया था। ये आप तमाम तर्क अपने मन के अंदर सोचते रहेंगे। तो ये किसके अंदर शामिल होते हैं, मानसिक प्रक्रिया के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये है जो कि इसके अंदर आ जाती है ये सारी बातें। तो मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ गया आपको। एक लाइन लिखे पहले, फिर हम क्या करते हैं, अनुभव को पढ़ते हैं और उसके बाद में व्यवहार को पढ़ते हैं। ठीक है, किसी समस्या के समाधान के लिए जब हम प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण, चलो लिखो, किसी समस्या के समाधान के लिए, किसी समस्या के समाधान के लिए जब हम प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण, चिंतन, तर्क, स्मृति आदि का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नहीं करते क्या, प्रयोग करते हैं। तो ये क्या कहलाती है, ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, मानसिक प्रक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया। फिर आता है अनुभव। 2 नंबर लगा के लिखे, अनुभव। देश करके समझने की कोशिश करते हैं अनुभव क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आप, वैसे क्या होता है कि जैसे किसी नई दुकान के अंदर कहीं जाते हैं, कहीं नए शहर के अंदर जाते हैं, या फिर किसी प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कोई शीशे वाला डोर है, शीशे वाला दरवाजा है। आजकल वैसे हर दुकानों में शीशे का दरवाजा, तो उसमें क्या है कि जो जगह होती है उसी के हिसाब से उसको कई जगह बाहर की तरफ शीशा खुलता है, कई तरफ है जो कि अंदर की तरफ शीशा खुलता है। जब आप पहली बार जाएंगे तो आपको पता नहीं है कि ये किधर खुलेगा। ठीक है, और ज्यादा उसमें आप चिंतन मनन करेंगे नहीं, या तो उसको धक्का देके देखेंगे और वो अंदर की तरफ नहीं खुल रहा है तो अगर बाहर की तरफ खींच के देखेंगे तो क्या होगा कि बाहर की तरफ वो खुल जाएगा। तो फिर क्या है, नेक्स्ट टाइम जब भी आप जाएंगे तो वो सारी अनुक्रिया जो आपने की थी शीशा खोलने के अंदर, वहां पे आपकी कोई भी बाधाएं आई थी उन सभी को भूल जाएंगे और आपको ये ही पता रहेगा कि ये जो शीशा है या फिर ये भी जो डोर है शीशे का, ये बाहर की तरफ खुलता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप जाएंगे तो सीधा क्या करेंगे, उसको बाहर की तरफ खोल लेंगे। तो ये आपका है जो कि अनुभव हो जाता है डायरेक्ट उस पर, यानी जो भी अनुक्रिया वहां पे हुई है सभी को भूल जाएंगे, ये आपका अनुभव हो जाएगा। सीधा आप जाएंगे और सीधा खींचेंगे और अंदर चल दिए होंगे। तो ये आपका अनुभव हो जाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें विभिन्न जो परिस्थितियां जो होती है उसमें जो व्यवहार किया जाता है वही अनुभव बन जाता है। ठीक है, और उसी के अनुसार मान लीजिए आपको किसी अन्य गांव या फिर पहली बार किसी कोचिंग के अंदर जा रहे हैं तो आपको उस रास्ते का पता नहीं है, लेकिन आप भटकते भटकते क्या है पहुंच जाते हैं। पहली बार लोगों को पूछते हैं ये बस कहाँ जाती है, और ये बस के बाद में ऑटो के बाद में जो भी पैदल चलना पड़ता है, और अपने हम कह सकते हैं क्या होता है गंतव्य स्थल, वहां जब आप पहुंच जाते हैं, है ना, वहां जब आप पहुंच जाते हैं अपने कह सकते हैं जहाँ पहुंचना है आपको,
जहाँ पे जो कोचिंग वगैरह जहाँ पे आपको जाना है तो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि वो परेशानी आपको नहीं आती। आपको पता है कि 27 नंबर बस, सिटी बस, वो वहाँ छोड़ती है, उसके बाद में एक ऑटो जो करना होता है वो वहाँ छोड़ता है, इतना पैसा लेता है, और उसके बाद में हमें डायरेक्ट 100 मीटर चलना पड़ता है, हमारी कोचिंग आ जाती है। तो ये आपका क्या है, ये जो भी परिस्थितियाँ आई थी इसके अंदर जो आपने व्यवहार किया था ये आपका अनुभव बन जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा लिखते हैं, ये परिभाषा इसकी लिख दीजिए कि अनुभव क्या होता है। यानी व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में जो व्यवहार करता है वह उसका अनुभव बन जाता है। लिखे, व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में जो व्यवहार करता है वह उसका अनुभव बन जाता है, वह उसका अनुभव बन जाता है। क्योंकि आप पहली बार गए तो पूछा किसी को कि ये बस कहाँ जाती है, फिर दोबारा जाओगे तो थोड़ी पूछोगे किसी को कि ये बस कहाँ जाती है। तो वो क्या हो गया, आपको अनुभव हो गया उस चीज़ का कि ये भाई इस हिसाब से आपको जाना है। ठीक है, फिर आता है व्यवहार, यानी इसमें व्यक्ति जो है वो अपने आंतरिक और बाहर दोनों व्यवहारों का प्रयोग करता है, या फिर दोनों प्रकार का जो व्यवहार है वो इसमें सम्मिलित होता है। पहले लिखिए इतना, फिर नेक्स्ट पेज के अंदर लिखते हैं। ये 2 लिखो, 1 नंबर और 2 नंबर, 2 लिखो। तीसरा जो है हमारा क्या है, व्यवहार हम पढ़ते हैं। कैसा आपका व्यवहार? अच्छा होगा, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है तो अच्छा होना ही अच्छा है ना, अच्छा होना ही बेहतरीन है। ठीक है, फिर मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे। मनोविज्ञान का शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई और कब हुई, और किसने इसको परिभाषित अलग रूप से, या फिर हम बात है इन सभी के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। किन 2 शब्दों से मिलके बना है, या फिर किन 3 शब्दों से मिलके बना है, पहला शब्द क्या है, दूसरा शब्द क्या है, पहले शब्द का अर्थ क्या है, दूसरे शब्द का अर्थ क्या है, सभी के बारे में बात करेंगे, और किस प्रकार से प्रश्न भी जो बन सकते हैं। अब 3 नंबर लगा के लिखिए आप व्यवहार, फिर समझने की कोशिश करते हैं। 3 नंबर व्यवहार। ठीक है, अब व्यवहार क्या होता है? व्यवहार है जो कि आपके आंतरिक भी होते हैं और बाह्य भी होता है। इन दोनों का जो व्यवहार है उन दोनों को शामिल किया गया है। और इसमें एक व्यवहार और भी है, वो है अचानक किया जाने वाला व्यवहार को भी इसमें शामिल किया गया। अब कहते कि सर आंतरिक व्यवहार का पता है, बाह्य व्यवहार का पता है, और अचानक किया जाने वाला व्यवहार कौन सा है? अब आंतरिक के अंदर हम बात कर सकते हैं, जैसे आपके मन में ये आपने सोचा है कि मैं जैसे कोचिंग जाऊंगा तो सर को ऐसे बोलूँगा, गुड मॉर्निंग बोलूँगा, जो भी आप वहाँ करेंगे, और या फिर ये तो आंतरिक मान लीजिए। और बाह्य जैसे आप वहाँ सर के पास जाके, और वैसे आप अपनी भाषा में इसको समझ सकते हैं, जैसे पैर छूते हैं तो वो एक बाह्य मान लो हो गया। लेकिन अचानक किए जाने वाला व्यवहार कौन सा हो गया? अचानक यानी अचानक किया जाने वाला व्यवहार ये है, जैसे मान लीजिए आपको पता नहीं है कि मैं इस जगह कौन सा व्यवहार करने वाला हूँ, ये तो निश्चित हो गया। जैसे कि आपको वहाँ जाना है और सर से इस प्रकार से जो भी करना है, आपको वहाँ जाना है और मतलब सर से हम कह सकते हैं प्रणाम करना है, कुछ भी। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं, कोई मान लीजिए कोई पशु है वो अचानक से आपके पीछे दौड़ रहा है, तो आपने किस प्रकार से आपके मुंह से चीख निकलेगी, तो वो एक अचानक व्यवहार हो गया। अब आपको पता थोड़ी था कि ऐसे कोई जानवर आएगा, या फिर जानवर आएगा तो सबकी चीख
है ना। सबका अलग अलग व्यवहार होता है। किसी का व्यवहार ये है कि कोई बस रोएगा, कोई वहां पे बस ऐसे करके है जो कि बैठ जाता है, कोई भाग के इधर उधर भागने की कोशिश करता है, कई इधर उधर से पत्थर उठाने की कोशिश करता है। तो ये अचानक व्यवहार हो गया, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई कुत्ता दौड़ रहा है पीछे, तो कोई क्या करता है, जैसे कोई नजदीक दीवार है उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, कोई उसके वहीं खड़ा होके और क्या करता है, कोई पत्थर उठा के उसके मारने की कोशिश करता है, कोई रोता है। ये सभी अचानक व्यवहार हो जाते हैं। समझ में आ रहा ना। ये सभी अचानक किए जाने वाले व्यवहार हो गए। और एक मान लीजिए इसके अंदर एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप घर पे अकेले बैठे हैं, कोई फिल्म वगैरह देख रहे हैं, बहुत अच्छा मगन हो रखे हैं फिल्म के अंदर, आपको फिल्म बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा सीन चल रहा है, और अचानक कोई ताऊ अंकल आ जाते हैं। तो क्या करते हैं आप, जब वो आते हैं तो फिल्म को बंद करके, मन तो नहीं करता है पर फिल्म बंद करके, और उनको चाय पानी पिलाते हैं और बोलते हैं अंकल जी बहुत अच्छा लगा आप आए हमारे पास, और ऐसा करके फिर वापस जाते हैं। तो क्या क्या लगता है मन में कि कहाँ से आ गया, फिल्म पूरी देखने नहीं दी, ऐसे करके। मतलब क्या है कि ये अचानक अब उनके प्रति, उनको उनके सामने तो व्यवहार किस प्रकार से किया था, आपको मिलके, आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, और मतलब पानी वानी पिलाते, लेकिन उनका मन तो होता नहीं है, फिर पीछे से गालियां देते। तो ये क्या है, ये भी एक अचानक व्यवहार है ना। तो इसके माध्यम से हम लोग है जो कि इसको शानदार तरीके से समझने की कोशिश की है, अचानक व्यवहार कौन सा है। तो अब इसमें लिखिए डेफिनेशन, लिखिए इसमें व्यक्ति का आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार का व्यवहार सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा अचानक करने वाला व्यवहार भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार के व्यवहार को सम्मिलित किया गया है, या फिर सम्मिलित व्यवहार को सम्मिलित किया गया है। लेते किया गया है। इसके अलावा इसमें अचानक से किया जाने वाला व्यवहार, समझ में तो आ गया ना, अचानक किया जाने वाला व्यवहार कौन सा हो गया, जो निश्चित नहीं होता है। अचानक से किया जाने वाला व्यवहार भी शामिल किया गया है, भी शामिल है। ठीक है, अचानक किया जाने वाला व्यवहार भी इसमें शामिल है। आवाज आ रही है ना अच्छे से? लिखिए एक बार, मैं आवाज थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, आवाज अच्छे से आ रही है? ओके, लिखिए फटाफट से। चलो फिर इसमें बात करते हैं, यानी ये जो तीन परिभाषाएं जो एनसीईआरटी ने दी है वो हम लोगों ने बात कर ली। पहली मानसिक प्रक्रिया, दूसरा अनुभव, तीसरा है जो कि व्यवहार था। ठीक है, परिभाषा समझ में आ गई आपको। इसमें आंतरिक और बाह्य दो प्रकार के दोनों व्यवहार को अंदर शामिल किया गया, अचानक करने वाले को इसमें भी शामिल किया गया है। अब बात करते हैं मनोविज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति, मनोविज्ञान की उत्पत्ति ये है जो कि किस प्रकार से और कैसे इसमें है जो कि मानी जाती है, किसने इसका पहले बार प्रयोग किया, ये सब भी बात करते हैं। तो मनोविज्ञान जो है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो किसने किया था? रुडोल्फ गोइकले नामक एक व्यक्ति जो था, एक विद्वान था, उसने किया था। कब किया था, किसमें किया था? उसकी एक पुस्तक थी साइकोलॉजिया। किसमें किया था? साइकोलॉजिया नामक पुस्तक थी, उसमें किया था 1590 में। कब है? 1590 में। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोइकले ने 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया था। लिखिए यहाँ पे, लिखिए साइकोलॉजी।
मनोविज्ञान मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग या सर्वप्रथम प्रयोग मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? रुडोल्फ गोइकले द्वारा। प्रयोग रुडोल्फ गोइकले द्वारा अपनी पुस्तक रुडोल्फ गोइकले द्वारा 1590 में, कब है अंडरलाइन कर देना, 1590 में अपनी पुस्तक का नाम क्या था? साइकोलॉजिया में किया था। ठीक है, अंडरलाइन कर देना साइकोलॉजिया को। समझ में आ गया ना? सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ गोइकले ने किया था। कब किया था? 1590 में अपनी जो पुस्तक थी साइकोलॉजिया नामक, उसमें है, जो कि हमें देखने को मिलता है। फिर बात आती है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। इसको गेरेट के अनुसार यानी ग्रीक भाषा में 2 शब्द से मिलकर के है, जो कि बनी है। चलो आगे बात करते हैं, पहले लिखिए इतना। लिखिए फटाफट से। चलो अब एक प्रश्न मैं पूछता हूं आपसे। गेरेट के अनुसार, चलो पहले थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें, एक लाइन। मनोविज्ञान, फिर प्रश्न करूंगा आपसे। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी गेरेट के अनुसार ग्रीक या फिर हम कह सकते हैं यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के है, जो कि बना है साइकोलॉजी जो है। इसमें डैश करके लिखे। गेरेट के अनुसार ग्रीक या यूनानी भाषा के 2 शब्द से मिलकर के बना है। यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब आती है बात कि वो 2 शब्द कौन से। प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि गेरेट के अनुसार एक बार ये लिखना नहीं, ये 2 लाइन लिख दीजिए। गेरेट के अनुसार तो 2 भाषा शब्द उन्होंने बताए हैं। एक तो साइकी प्लस लॉगस। देखिए पहले साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी जो शब्द है साइकोलॉजी गेरेट के अनुसार यूनानी भाषा में 2 शब्दों से मिलकर के बना है। तो उसका पहला शब्द कौन सा? गेरेट के अनुसार साइकोलॉजी का पहला शब्द जो है, इन्होंने 2 भाग जो बताए हैं, तो वो कौन सा है बताइए आप। साइको या
देखिए, अब पूछ ले आपको कि गेरेट के अनुसार साइकोलॉजी को यूनानी भाषा में जो दो शब्द जो बताए थे उसका पहला भाग कौन सा है, पहला शब्द बताइए। यानी पहला जो शब्द है वो क्या बताया है, गेरेट ने साइकोलॉजी का पहला शब्द कौन सा बताया है, यानी किन दो शब्दों से मिलकर के है जो कि साइकोलॉजी बना है, कौन सा होगा। अब अधिकतर इसमें क्या करते हैं बच्चे, राइट किसको करके आते हैं, साइकोलॉजी की स्पेलिंग क्या है, PSYCHO, तो इसको राइट करके आ जाते हैं, है ना। तो ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। राइट क्या होगा, साइकी, ये होगा। हिंदी में कैसे लिखेंगे, साइकी। इसका अर्थ क्या होता है, आत्मा या सॉल। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जिसको आत्मा यानी उसको अंग्रेजी में सॉल कहा जाता है। साइकी इसका अर्थ क्या होता है, चलो मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं दोनों को, दोनों शब्दों को। गेरेट के अनुसार एक तो ये याद रखना आपको अच्छे से, और दूसरा शब्द कौन सा होगा, लोगोस, LOGOS। पहला होगा साइकी प्लस दूसरा लोगोस। देखिए, पहला शब्द होगा साइकी, PSYCHE, साइकी हो गया, और दूसरा होगा लोगोस, LOGOS। अब दोनों का अर्थ क्या होता है, साइकी का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आत्मा, या फिर अंग्रेजी में इसे कहा जाता है सोल। ठीक है, और इसका होता है अर्थ स्टडी। ठीक है, इसका अर्थ होता है स्टडी, यानी हम कह सकते हैं अध्ययन करना। क्या होता है, अध्ययन। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, क्या हो गया, स्टडी। और ये है आत्मा, यानी पहली बार क्या करते हैं बच्चे जो है इसको, जैसे PSYCHO ये करके आ जाती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, साइकी होता है। साइकी प्लस लोगोस शब्द दो से मिलकर के है जो कि साइकोलॉजी शब्द बना है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा, आत्मा का अध्ययन। अब हम बात करेंगे, कई सारे विद्वानों ने कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है, एक आत्मा का अध्ययन कहलाता है। कईयों ने कहा है कि मन मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है, कईयों ने कहा है कि ये व्यवहार का अध्ययन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्राचीन काल से सदियों तक बात करेंगे, किस सदी तक इसको आत्मा का अध्ययन कहा गया है, किस सदी के बीच में इसको है जो कि किन दो सदियों के बीच में इसको मन मस्तिष्क का अध्ययन कहा गया है, और किस टाइम में है जो कि इसको व्यवहार का अध्ययन कहा गया है। ये सब हम बातें जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब लिखते हैं कि पहला, ये यहां तक लिख दिया ना, दो शब्दों से मिलकर के बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। अब लिखिए पहला साइकी, पहला साइकी जिसका अर्थ होता है आत्मा या सोल, और दूसरा लोगोस जिसका अर्थ होता है अध्ययन या स्टडी। पहला ऐसे लिख सकते हैं सीधा, पहला साइकी पहला साइकी जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, आत्मा, या कोष्टक में लिख दीजिए SOUL, सोल। ठीक है, अब लिखे दूसरा शब्द कौन सा है, लोगोस, कोष्टक में लिखे LOGOS, लोगोस जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, जिसका अर्थ होता है अध्ययन। कोष्टक में लिख दीजिए स्टडी। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ तक। फिर बात करते हैं इसी के अंदर,
यानी इसमें एक लाइन आपको ये भी लिखनी है कि प्राचीन समय या प्रारंभ में मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाता है। परंतु अब इसका क्रमिक रूप अलग अलग बात करेंगे। पहले ऐसा कुछ था कि ये आत्मा का अध्ययन था, लेकिन आत्मा के अंदर किस प्रकार से अध्ययन जो चल रहा है ये हम क्या है कि उस टाइम अब नहीं आंक सकते कि आपके मन मस्तिष्क के अंदर क्या है। तो ये विज्ञान हम कह सकते हैं आत्मा का जो विज्ञान है ये हम वर्तमान समय में इसको नहीं मानते हैं। तो आगे किस प्रकार से इसका जो अध्ययन देखने को मिलता है वो हम बातें करते हैं। एक लाइन लिखी कहते हैं प्राचीन समय या प्रारंभिक समय में मनोविज्ञान जो आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है माना जाता है। प्राचीन काल में, वर्तमान में नहीं माना जाता। लिखिए कहता है प्राचीन समय में या प्रारंभ में, ठीक लिखिए, अतः प्राचीन समय या प्रारंभ में मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन आत्मा का अध्ययन वाला विज्ञान है जो कि माना जाता है। मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाता है। लिखिए अध्ययन करने वाला माना जाता है। लिखिए फटाफट से। फिर वर्तमान की बात करते हैं। तो अब एक नई हेडिंग लगाना है आपको, मनोविज्ञान के क्रमिक विकास। मनोविज्ञान का क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ है, क्योंकि अब बात करें कि प्राचीन समय के अंदर जो शिक्षा थी वो कैसी थी, मनोविज्ञान थी वो कैसी थी। क्योंकि वर्तमान समय के अंदर कितने प्रकार के, यानी जो शिक्षक स्कूल में जब पढ़ाने जाता है तो प्राचीन की बात करें तो प्राचीन में किसी भी प्रकार का कोई डाक वगैरह बनाना ऐसा कुछ था ही नहीं, है ना। और वर्तमान में बात करें तो स्कूल में कम से कम दिन की 4-5 तो डाकें बनानी पड़ती है और पीओ के पास भेजनी पड़ती है ना। जो उसी का हम कह सकते हैं जो नोडल स्कूल होती है, नोडल स्कूल में भेजनी पड़ती है। ये तमाम जो बातें हैं ये वर्तमान शिक्षा दो थोड़ा चेंज हो गए। प्राचीन की बजाय अब वर्तमान की बात करें थोड़ा अलग है, इसलिए इनको सदियों के हिसाब से अलग अलग बांट के हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। मनोविज्ञान का क्रमिक विकास, क्रम के अनुसार किस प्रकार से इसका जो विकास है, जो डेवलपमेंट जो भी हुआ है वो हम सारी बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो आत्मा का अध्ययन के रूप में कब से माना जाता है और आत्मा के बाद में किस प्रकार से इसको माना जाता है, ये सब हम बातें करेंगे। तो हम कह सकते हैं प्राचीन समय से 16वीं शताब्दी तक जो आत्मा के अध्ययन के रूप में माना जाता था, मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के रूप में माना जाता था। इसके विचारक समर्थक कौन कौन थे ये भी हम बात करेंगे और इसका आधार पॉइंट क्या रखा गया था ये सब बात करेंगे। इसमें आलोचना क्या रखी गई ये सब हम इसके अंदर बातें करने वाले हैं, ठीक है। और चलो एक बार लिखिए इतना। चलो अब एक हेडिंग लगाओ, मनोविज्ञान का क्रमिक विकास। विकास हुआ कि नहीं हुआ, शिक्षा में हुआ है। मनोविज्ञान का क्रमिक विकास, मनोविज्ञान का क्रमिक विकास हुआ ना, क्रमिक विकास। क्योंकि वही बात जो अभी मैंने बात की थी कि जो प्राचीन काल में किस स्कूल में कितने शिक्षक है, कहाँ पे है, कौन शिक्षक कहाँ पे, ये सारी बातें पता नहीं था। लेकिन वर्तमान में क्या है, अटेंडेंस भी टीचर्स की क्या होती है, ऑनलाइन होती है। सारी चीज़ें ये मतलब थोड़ा चेंजेज हो गए। जैसे शाला दर्पण पोर्टल है
उस पर सारी जानकारी स्कूल की रहती है, किस जगह कौन से टीचर्स हैं, जैसे राजस्थान के इस जिले के अंदर कौन कौन से टीचर हैं, कौन सी स्कूल का नाम डालो कि वहाँ पे ये स्कूल है, इसके अंदर ये टीचर है, सारी जानकारियाँ ऑनलाइन रहती है। कहने का मतलब ये है, मेरा सरासर बात ये हम करना चाहते हैं कि मनोविज्ञान के अंदर या फिर शिक्षा के अंदर क्रमिक रूप से विकास जो हुआ है वो सदियों के रूप से या फिर उसको क्रमवार में हम लोग है जो कि बात है करने वाले हैं। क्योंकि सभी के मन में ये है कि आत्मा का जो अध्ययन है वो मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन माना जाता है, लेकिन वो तो प्राचीन समय के अंदर था और इसको क्रम के रूप में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब 1 नंबर लगा के इसमें क्रमिक विकास के अंदर आप बात करेंगे। लिखे आत्मा के अध्ययन के रूप में जो मनोविज्ञान का विकास, 1 नंबर लगा के लिखे आत्मा के अध्ययन के रूप में, आत्मा के अध्ययन के रूप में, आत्मा के अध्ययन के रूप में को कब माना गया है कि 16वीं शताब्दी तक। शताब्दी की बात करेंगे तो कब होगा, डेस करके लिखिए 16वीं शताब्दी तक। 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को क्या माना गया, आत्मा का अध्ययन। ठीक है, 16वीं शताब्दी तक लिखिए फटाफट। उसके बाद में बात करते हैं इसके अंदर जो विचारक कौन कौन थे, इसमें समर्थक कौन थे, वो थे प्लेटो थे, अरस्तु थे, सुकरात थे, देका थे। ये 3-4 का नाम लिख दीजिए आप, जो प्रमुख रूप से माने जाते हैं। और इनके अलावा आपको कोई भी नाम नहीं पूछेंगे। विचारक या समर्थक यानी मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन के रूप में जो परिभाषित करने वाले या विचारधारा जो देने वाले थे वो कौन कौन थे, चलिए बात करते हैं। प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, देकाते आदि। विचारक या फिर समर्थक, समर्थक लिखिए इसके अंदर प्लेटो, सुकरात, प्लेटो, सुकरात, एक कौन था, अरस्तु, अरस्तु कॉमा लगा के लिखते रहना, देकाते आदि। पूछ सकते हैं मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के रूप में विचारधारा देने वाले जो समर्थक थे वो कौन से थे, तो इनमें से कौन नहीं था, या फिर किसी प्रकार से पूछ सकते हैं इनमें से एक कोई ऑप्शन होगा, 3 अन्य होंगे, तो आपका वो इस हिसाब से अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि जब कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी क्या होता है, एक आधारभूत जो आधार होता है। जैसे कि आप हमारी क्लास ले रहे हैं तो आपका एक आधार है, आपका एक मूल पॉइंट है कि हमें क्या करना है, पढ़ना है और फिर नौकरी हासिल करना है। या फिर कोचिंग में आप आते हैं, कोचिंग में जहाँ भी जाते हैं तो आपका कुछ न कुछ एक लक्ष्य होता है, टारगेट होता है। क्या होता है कि हमें 2nd ग्रेड बनना है, 2nd ग्रेड शिक्षक बनना है। तो ये क्या हो जाता है कि एक आधार होता है, उस आधार पे हम किसी न किसी कार्य को करने के लिए क्या होते हैं, वो आधार जो होते हैं उस कार्य को करने के लिए हमें मजबूर कर देते हैं। जैसे ऐसे आप नहीं पढ़ेंगे कि हमें 2nd ग्रेड शिक्षक बनना है, तो आपका एक टारगेट बन जाता है कि मुझे 2nd ग्रेड शिक्षक बनना ही है, यानी 2nd ग्रेड शिक्षक बनना है, तो उसके आधार पे आप पढ़ाई करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, एक आधार होता है। तो अब इसके अंदर जो आधार है वो सुकरात ने, हम कह सकते हैं अंतर्दर्शन का जो विचार, इसका प्रमुख आधार माना जाता है। और सुकरात के अनुसार नैतिक निर्णयों के लिए इसमें है, जो कि सुकरात के अनुसार नैतिक नीति के अनुसार है जो कि निर्णय लिए गए, और इनका आधार क्या बताया गया है, आत्मा बताया गया है। तो इसमें सुकरात का हम कह सकते हैं अंतर्दर्शन का जो विचार इसमें बताया गया है। और अंतर्दर्शन की विधि की बात आ जाए तो कौन होगा उसमें, देखिए एक बार एक प्रश्न यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, ये लिखा नहीं है, मैं जो लिखवा रहा हूँ एक बार चलो यहाँ कर देता हूँ। अंतर्दर्शन विधि का सिद्धांत किसने दिया, या अंतर्दर्शन सिद्धांत हम कह सकते हैं, जो अंतर्दर्शन का विचार है वो किसने दिया था, अंतर्दर्शन का विचार। ठीक है, तो आपको क्या है, कंफ्यूज होना नहीं है बिल्कुल भी। दोनों में बताओ।
अब इसमें तो नाम आता है विलियम वुंट का शिष्य था टिचनर, उसके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है। विलियम वुंट का शिष्य कौन था? टिचनर, नाम सुना होगा आपने, टिचनर। और इसमें किसका आता है? सुकरात का। तो आपको ध्यान में रखना है, अंतर्दर्शन है, अंतर्दर्शन है, यहाँ पे विधि है, यहाँ पे विचार है। ठीक है, अब ये दोनों को अलग अलग से आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब जो नहीं लिखा है वो लिख लीजिए। इसमें एक लाइन लिखे, आधार, सुकरात अंतर्दर्शन का विचार इसका प्रमुख आधार था। आधार लिखे, सुकरात के अनुसार, डेश करके लिखे, सुकरात अंतर्दर्शन का विचार इसका प्रमुख आधार था। अंतर्दर्शन का विचार इसका प्रमुख आधार था। ठीक है, और इसके अनुसार नैतिक जो आचरण है, हम कह सकते हैं नैतिक निर्णय लिए जाते हैं, इसी के अनुसार नैतिक निर्णय लिए जाता है। इनका आधार क्या बताए गए? आत्मा बताए गए। इनके अनुसार ही नैतिक निर्णय लिए जाते हैं। इनके अनुसार ही नैतिक निर्णय है जो कि लिए जाते हैं। इनके अनुसार नैतिक निर्णय जो लिए जाते हैं ठीक है, अंतर्दर्शन का विचार इसका प्रमुख आधार था। इनके अनुसार नैतिक निर्णय जो लिए जाते हैं, इनका आधार क्या है? आत्मा। उनका आधार या फिर इनका आधार क्या है? इनका आधार आत्मा है, या फिर लिखे आत्मा ही है। इनके नैतिक निर्णयों का जो आधार क्या है? आत्मा ही है। अब लिखे, तो ये 16वीं सदी यहाँ पे याद रखना। फिर यहाँ तक लिख दिया, और वो भी लिखवा देता हूँ यहाँ पे, जो अंतर्दर्शन विचार और विधि का, तो एक नोट लगा के लिखे, नोट लगा के कि अंतर्दर्शन विधि के जो प्रतिपादक विलियम वुंट के शिष्य टिचनर को माना जाता है। नोट लगा के लिखे आप। अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक टिचनर को माना जाता है। ऐसे लिख दीजिए, विलियम वुंट के शिष्य टिचनर थे। अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक विलियम वुंट के जो शिष्य थे, क्या नाम था? टिचनर थे। शिष्य टिचनर थे, या टिचनर को माना जाता है, माना नहीं जाता है बल्कि थे, टिचनर थे। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करते हैं, ये नोट लगा के लिखिए, अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक विलियम वुंट के शिष्य टिचनर थे। और केलर के अनुसार बात करें, केलर जो महोदय थे, केलर महोदय ने अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक या फिर पिता कहा था। केलर ने अरस्तु को मनोविज्ञान का पिता या जनक कहा था। फिर इसकी आलोचना करते, हम कुछ भी चीज़ करने के लिए उसके बारे में क्या करते हैं? आलोचना करते हैं पहले। तो फिर इसकी आलोचना लिखते हैं कि ये जो आत्मा का, यानी जो मनोविज्ञान है, इसको आत्मा का अध्ययन बताया है। तो आत्मा का कोई ना तो अध्ययन होता है,
यानी इन्होंने कहा है कि ना तो आत्मा का कोई रंग होता है, ना उसका कोई रूप होता है, ना उसका कोई आकार होता है। तो इसलिए आलोचना में लिखे कि इसको ना स्पष्ट किया जाता है, इसको स्पष्ट नहीं किया जाता है। इसलिए फिर आगे जाकर के है जो कि क्या है, मनोविज्ञान का जो अर्थ या फिर परिभाषा है अलग अलग रूपों में दी गई थी। पहले एक लाइन लिखे कि केलर महोदय ने अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक या पिता कहा। केलर महोदय ने अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक या पिता कहा। ठीक है, अब लिखिए आलोचना। आधार लिख दिया आपने। आलोचना कि आत्मा का रंग रूप आकार नहीं होता है। आत्मा का रंग रूप आकार आदि स्पष्ट नहीं। आत्मा का रंग रूप आकार आदि स्पष्ट नहीं। इसलिए हम कैसे मान सकते हैं भाई कि ये आत्मा का अध्ययन है। आत्मा का कोई ना तो रंग होता है, ना ही कोई रूप होता है, ना कोई आकार होता है, तो ये स्पष्ट नहीं है। ये इसकी आलोचना की गई है आत्मा के अध्ययन के रूप में। ठीक है, फिर एक लाइन और लिखी इसके अंदर कि अरस्तु जो थे, इनकी अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक या पिता माना जाता है। तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था क्या नाम था, डी एनिमा नामक इनकी एक मनोविज्ञान जो पुस्तक थी। यानी लिखे अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक डी एनिमा मनोविज्ञान का ही एक ग्रंथ है। लिखे अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी, डी एनिमा मनोविज्ञान का ही ग्रंथ है। मनोविज्ञान का ही ग्रंथ है। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक डी एनिमा मनोविज्ञान का ही ग्रंथ है। चलो अब नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है मन मस्तिष्क का अध्ययन। मन मस्तिष्क के अध्ययन के रूप में इसको कब माना गया, 17वीं से 18वीं सदी के बीच। मन मस्तिष्क, नंबर लगा सकते हो वैसे 2 नंबर। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क के रूप में, मन मस्तिष्क का अध्ययन के रूप में भी इसको माना है। मस्तिष्क का अध्ययन के रूप में मन मस्तिष्क के अध्ययन के रूप में, ठीक है, कब से कब माना गया है, शताब्दी। सीधा लिखने की कोशिश करें क्योंकि हम लोगों ने जो बातें मेन थी वो समझ ली है। शताब्दी की बात करें तो 17वीं से 18वीं शताब्दी। ठीक है, 17वीं से 18वीं शताब्दी। पूछ सकते हैं मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के रूप में माना गया है या फिर माना गया था। तो आपके वहाँ पे पूछ सकते हैं 16वीं सदी तक, 16वीं से 17वीं शताब्दी तक, या 17वीं से 18वीं,
तो राइट क्या हो जाएगा 16वीं सदी तक। ठीक है, और इसमें हम बात करें तो समर्थक या प्रमुख जो समर्थक वो कौन थे, और इसके जो समर्थक है उनको हम बात करते हैं। जैसे कि कौन था, इटली का था एक विचारक था जिसका नाम था पेम्पोनोजी, पेम्पोनोजी था, और एक हॉब्स था, लोक था, बर्कले था, और एक था लिबनिज। ये इसके प्रमुख समर्थक थे। ठीक है, और फिर एक बात यहाँ पे आती है, जो इसमें एक समर्थक था लोक, उसने एक शब्द का प्रयोग किया, इसमें मनोविज्ञान में एक शब्द का प्रयोग किया है, टेबुला राशा। टेबुला राशा शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ क्या होता है, कोरी स्लेट। कोरी स्लेट का मतलब होता है साफ, सादा, कोरा कागज जो होते हैं ना। लोक के अनुसार शिशु का, लोक ने कहा है कि शिशु का जो मस्तिष्क होता है वो कोरे कागज यानी कोरी स्लेट के समान होता है। जैसे मान लीजिए स्लेट का मतलब जो प्राइमरी स्कूल में हम पढ़ते हैं पाटी जिसको कहते हैं, ये स्लेट है, ये शिशु का स्लेट है। इसको शिशु का स्लेट, शिशु का जो मस्तिष्क है ये कोरे स्लेट के समान होता है, कोरे कागज के समान होता है, जिस पे कुछ भी लिखा हुआ होता नहीं है, और जिसको हम जिस प्रकार से ढालने की कोशिश करते हैं तो उस प्रकार से ढाल सकते हैं। ऐसा लोक ने कहा है कि ये कोरी कागज के समान होता है। जैसे कि मान लीजिए ये शिशु का मस्तिष्क है कोरी स्लेट, और इस प्रकार से थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, किशोर हो जाता है, तो क्या हो जाता है, इसके अंदर कई सारे इस प्रकार से हम कह सकते हैं कुछ भी मानो भर जाता है। ठीक है, तो वो कोरी स्लेट के अनुसार नहीं माना जाता है। तो ये हम कह सकते हैं इसमें कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं, और इसमें हम कह सकते हैं अच्छा भी ऐड कर सकते हैं, बुरा भी ऐड कर सकते हैं। इसको जिस प्रकार से हम ढालने की कोशिश करें उस प्रकार से हम ढाल सकते हैं, क्योंकि कोरा कागज है, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, और जब कुछ भी भर जाता है तो उसमें हम ऊपर से ऐड कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये लॉक ने कहा है कि टेबुलर राशा, जो इसका अर्थ क्या होता है, कोरी स्लेट। फिर हम इसके आधार की बात करेंगे, आलोचना करेंगे। आधार क्या है कि व्यक्ति जो निर्णय लेता है उसका प्रमुख आधार क्या होता है, मन या मस्तिष्क होता कि नहीं होता, होता है। और फिर हम बात करेंगे आलोचना, यानी निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होती है। अब मन मस्तिष्क के अंदर क्या स्पष्ट होता है, जैसे मेरे मन में क्या विचार चल रहा है आपको क्या पता, या फिर आपके मन में क्या विचार चल रहा है, क्या आप वैसे ऊपर से हंस रहे हैं, पता नहीं मेरे को गालियां दे रहे होंगे, है ना। तो ये क्या है कि आपके मन और मस्तिष्क के अंदर क्या चल रहा है, ये निर्णय स्पष्ट नहीं है। तो आलोचना क्या होती है इसकी, कि मन व मस्तिष्क स्पष्ट नहीं है, यानी इसका निर्णय प्रक्रिया, जो क्या निर्णय क्या ले रहे हैं, ये प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। अब इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा, यानी 17वीं से 18वीं शताब्दी तक है जो कि माना जाता है इसका अध्ययन के रूप में। और समर्थक या फिर प्रमुख विचारक लिखिए। इटली के एक तो थे, इसमें इटली के थे पेम्पोनोजी, हॉब्स, लॉक, बर्कले, लिबनिज आदि। विचारक या प्रतिपादक या समर्थक, या हम कह सकते हैं विचारक। इसमें लिखे समर्थक, समर्थक, प्रमुख विचारक, विचारक। इटली के पेम्पोनोजी थे एक तो, इटली के पेम्पोनोजी, लोक, हॉब्स, लिबनिज, लोक, हॉब्स, लिबनिज, और एक था आपके बर्कले। बर्कले, लिबनिज आदि। इन्होंने ये विचार दिया है कि 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में कहा कि मनोविज्ञान है जो कि मन मस्तिष्क का अध्ययन है, इन्होंने माना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके अंदर प्रतिपादक का, जो हम कह सकते हैं विचारक के, जो इन्होंने विचारधारा दी है। अब लिखे कि लॉक के अनुसार, लॉक के अनुसार टेबुला राशा नामक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है कोरी स्लेट।
यहीं लिख देते हैं। लोक के अनुसार टेबुला रासा, अंडरलाइन कर देना, टेबुला रासा शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है कोरी स्लेट, जिसका अर्थ होता है कोरी स्लेट। कोरी स्लेट का, कोरी का मतलब सादा, स्लेट। लिखिए इतना। अब इसके अंदर दो परिभाषाएं, यानी हम कह सकते हैं, एक परिभाषा है वो किसने दी थी कि तुम मुझे एक बालक दो, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा तुम चाहते हो। मैं उसे चोर या डाकू बना सकता हूं, मैं उसे विद्वान बना सकता हूं, मैं उसे इंजीनियर बना सकता हूं, या फिर मैं उसे क्या, यानी जैसा तुम कहते हो वैसा मैं उसे बना सकता हूं। ये परिभाषा किसने दी? तो ये जो परिभाषा ये तो दी थी वॉटसन ने, जेबी वॉटसन ने दी थी कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा तुम चाहते हो। तुम कहो तो मैं उसे डॉक्टर बना सकता हूं, इंजीनियर बना सकता हूं, या फिर चोर या डाकू भी बना सकता हूं। तो ये तो वॉटसन ने कहा था। और वहां पे हम कह सकते हैं, एक यहाँ पे शब्द आता है, लोक ने जो कहा है कि शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज या कोरी स्लेट के समान होता है, जिसको हम जिस प्रकार से ढालना चाहे उस प्रकार ढाल सकते हैं। तो ये किसने कहा है? ये लोक ने कहा है। बालक का मस्तिष्क है जो कि कोरी स्लेट के अनुसार या समान होता है। ठीक है, अब लिखे लोक के अनुसार शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज या कोरी स्लेट के समान होता है। लोक के अनुसार, लोक के अनुसार शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज यानी कोरे कागज, या हम कह सकते हैं कोरी स्लेट के समान होता है, समान होता है। शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज कोरी स्लेट के समान है जो कि होता है। अब आधार में लिखिए कि व्यक्ति जो निर्णय लेता है उसका प्रमुख आधार मन या मस्तिष्क होता है। व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है उसका प्रमुख आधार क्या होता है? मन या मस्तिष्क होता है। आधार लिखे, व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है, जो भी निर्णय लेता है उसका प्रमुख आधार क्या होता है? उसका प्रमुख आधार मन या मस्तिष्क होता है। उसका प्रमुख आधार मन या मस्तिष्क होता है, मन मस्तिष्क होता है। ठीक है, फिर आलोचना लिखे, निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। आलोचना, निर्णय प्रक्रिया क्या है? स्पष्ट नहीं है। आलोचना, निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है।
लिखो। फिर 3 नंबर लिखते हैं चेतना के अध्ययन के रूप में, और ये 19वीं शताब्दी में माना जाता है इसका अध्ययन। और इसके विचारक है, ये प्रमुख विचारक है, इनमें जो भी विचारक है उनको सबका एक एक करके भी पढ़ना पड़ेगा। सब अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न अलग से पूछ सकते हैं। यानी जिसमें प्रतिपादक विलियम वुंट है, विलियम जेम्स है, टिचनर है और जेम्स सल्ली है, ये सब है। तो इसमें महत्वपूर्ण विलियम वुंट के बारे में अलग से पढ़ेंगे, टिचनर के बारे में पढ़ेंगे, विलियम जेम्स के बारे में, इन सभी को अलग अलग एक एक करके भी हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब लिखो 3 नंबर, चेतना के आधार पे, चेतना के अध्ययन के रूप में, मनोविज्ञान का अध्ययन चेतना के आधार के 3 नंबर लगा के लिखे, चेतना के अध्ययन के रूप में, चेतना का अध्ययन के रूप में इसे लिखे, चेतना का अध्ययन के रूप में। ठीक है, कब माना जाता है, 19वीं सदी में, शताब्दी 19वीं शताब्दी। चेतना के रूप में कब मनोविज्ञान को कब माना गया, 19वीं सदी यानी 1800 कुछ में। तो इसके प्रमुख विचारक लिखे विलियम वुंट, टिचनर, विलियम जेम्स, विलियम सल्ली, जेम्स सल्ली। विचारक या समर्थक जो भी, विलियम वुंट, विलियम वुंट, टिचनर, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स और जेम्स सल्ली, जेम्स सल्ली। ठीक है, ये इसके प्रमुख विचारक है। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। पहले लिखते हैं विलियम वुंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, 1 नंबर लगा के लिखे विलियम वुंट। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला की जो स्थापना की थी, कहाँ पे की थी, जर्मनी के लिपजिंग शहर में। क्या नाम से की थी, लिपजिंग विश्वविद्यालय के नाम से की थी। कब की थी, 1879 में है जो कि की थी, जिसको वर्तमान में कार्ल मार्क्स के रूप में भी जाना जाता है, लिपजिंग विश्वविद्यालय को। ठीक है, अब 1 नंबर लगा के लिखिए आप विलियम वुंट। विलियम वुंट। अब इसमें लिखते हैं डैश करके, नीचे लिखे कि विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की सबसे पहले, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। कहाँ पे, जर्मनी के लिपजिंग शहर में, लिपजिंग विश्वविद्यालय के नाम से, या फिर लिपजिंग विश्वविद्यालय के अंदर हम कह सकते हैं, के अंदर 1879 में है जो कि स्थापित की थी प्रयोगशाला। ठीक है, अब लिखो विलियम वुंट ने प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला विलियम वुंट ने प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर, लिपजिंग शहर में लिपजिंग विश्वविद्यालय, लिपजिंग विश्वविद्यालय में के अंदर, लिपजिंग विश्वविद्यालय
के अंदर 1879 में 1879 में स्थापना की। समझ में आ गया? यानी विलियम वुंट ने मनोविज्ञान प्रयोगशाला, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर में लिप्जिंग विश्वविद्यालय के अंदर 1879 में स्थापना की थी और वर्तमान में इस लिप्जिंग विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। लिप्जिंग विश्वविद्यालय इसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लिख लिया यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय किसको जाता है? विलियम वुंट को जाता है। और दर्शन शास्त्र में मनोविज्ञान को अलग अलग करने का या फिर अलग करने का जो प्रथम श्रेय है, औपचारिक प्रयास, वो किसने किया था? विलियम वुंट के द्वारा ही किया जाता है। और विलियम वुंट का जो संबंध है वो किस संप्रदाय से, यानी हम इसी के अंदर कुछ संप्रदाय भी पढ़ने वाले हैं। तो मनोविज्ञान हम कह सकते हैं विलियम वुंट जो है इसको संरचनावाद संप्रदाय से इसका संबंध माना जाता है। चलो इसी के अंदर 2-4 लाइन और लिखते हैं चेतना के अध्ययन के रूप में। विलियम वुंट के बारे में जो हम बात कर रहे थे, लिखे मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में है जो कि स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? विलियम वुंट को जाता है। या फिर सीधा लिख सकते हैं विलियम वुंट को मनोविज्ञान का स्वतंत्र विषय के रूप में इसको करने का जो श्रेय दिया जाता है। स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय विलियम वुंट को जाता है, वुंट को दिया जाता है या फिर जाता है। ठीक है, फिर लिखे दर्शन शास्त्र से जो अलग इसको किया है, दर्शन शास्त्र से अलग इसको किसने किया है? दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का औपचारिक जो प्रयास है वो विलियम वुंट के द्वारा ही किया गया था। औपचारिक के बारे में हम लोगों ने बात की थी। लिखे इसमें दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का औपचारिक प्रयास किसके द्वारा किया गया? विलियम वुंट के द्वारा किया गया। वुंट के द्वारा किया गया। ठीक है, और फिर लिखें आप विलियम वुंट के बारे में किस संप्रदाय से संबंधित है? विलियम वुंट संरचनावाद संप्रदाय से संबंधित है। विलियम वुंट का संबंध, विलियम वुंट का संबंध किससे है? डैश करके लिखे संरचनावाद संप्रदाय से, संरचनावाद संप्रदाय से। ठीक है, ये इस संप्रदाय के प्रतिपादक माने जाते हैं। फिर विलियम जेम्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैकडूगल के बारे में पढ़ेंगे। और चलिए यहां तक लिख लिया होगा आपने। फिर विलियम जेम्स के बारे में पढ़ेंगे।
तो क्लास का टाइम हो गया है, तो आज क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पे पूर्ण करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।